हेलो एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री। चैप्टर हमारा है सेवन्थ, सपोर्टिंग मटेरियल जो आपको प्रोवाइड होता है। इसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराने वाला हूँ क्योंकि आपका जो सपोर्टिंग मटेरियल आपको मिला हुआ है वो अनसॉल्व है। ठीक है, इसीलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। और देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब एग्जाम का मतलब यहाँ पे प्री बोर्ड एग्जाम से नहीं है केवल कि आप सोचो केवल प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपके टर्म वाइज एग्जाम हो या किसी भी प्रकार का आपका एग्जाम हो, अगर आपका ये चैप्टर आ रहा है पेपर में तो ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको समझना है। कोई भी बात आपको इंपॉर्टेंट नजर आती है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो और लिख सकते हो। ठीक है, और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूजर नेम है। और आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, तो टाइम निकाल के मैं आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो बच्चे एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए। आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो टोटल यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन दिखेंगे 1 नंबर के। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विजयनगर जो है यहाँ के कमलपुरम जलाशय हौज का एक महत्व बताइए। ठीक है, यानी जो यहाँ पे कमलपुरम जलाशय था, इसका इसका क्या महत्व था, कोई एक पॉइंट आपको बताना है। देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना, ओनली एक पॉइंट बता दो तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो हौज है इसके पानी से खेतों की सिंचाई की जाती थी। ठीक है, और जो राजकीय केंद्र था, यहाँ की जो जल की आवश्यकता थी उसको पूरा किया जाता था। यानी कि यहाँ पे मैं आपको 2 पॉइंट बता चुका हूँ, लेकिन आपके लिए एक ही पॉइंट इनफ है। आप एक पॉइंट कोई भी याद करके इसमें पेपर में लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, गोपुरम और मंडप में कोई एक अंतर आपको बताना है। तो देखिए, अगर आप साउथ के मंदिरों को देखोगे, दक्षिण भारत के मंदिरों को देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का शेप आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसको गोपुरम कहा जाता था। ये जो गोपुरम होता था ना, ये बहुत ही ऊंचा होता था। ये इतने ज्यादा ऊंचे होते थे कि काफी दूर से ही दिखाई देते थे। ठीक है, तो दूर से ही मंदिर होने का एहसास कराते थे कि अगर आप देखोगे साउथ में जाके आज के समय में भी, तो आपको जहाँ पे गोपुरम दिखेगा तो आप काफी दूर से अंदाजा लगा लोगे कि भाई इस जगह पे कोई मंदिर है। तो ये गोपुरम का पॉइंट हो जाएगा। और आप मंडप को देखें तो मंडप जो होता था वो मंदिर के, ठीक है, मंदिर के अंदर की एक संरचना होती थी। यहाँ पे मंदिर क्या आएगा, मंदिर के अंदर एक संरचना होती थी जो कुछ इस प्रकार से खंबे वगैरह होते थे, उस पे छत टाइप की होती थी, मंडप टाइप का होता था। ठीक है, वो छोटा होता था। गोपुरम जो है वो बहुत बड़ा होता था, बहुत ऊंचा होता था, लेकिन ये तो एक छोटी संरचना है गोपुरम की अगर कंपेयर करें दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक एक पॉइंट ही आपको यहाँ पे लिखना है दोनों के बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि विजयनगर की स्थापना जो है वो कब और किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, विजयनगर की बात करें तो इसकी स्थापना जो थी वो 1336 में हुई थी, और दो भाई थे हरिहर और बुक्का, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन और पेपर में बहुत ज्यादा आता है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये याद कर लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बिल्कुल याद करके जाना ताकि पेपर में आए तो आप तुरंत कर दो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए एक बार, कि विजयनगर के शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो विजयनगर के जो शासक थे इनको सूरत राणा की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है, ये शासक जो थे ये राय भी कहलाते थे, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सूरत राणा की उपाधि धारण की थी क्योंकि ये हिंदू शासक थे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जाइए। देखिए एक बार कि अश्वपति और नरपति में क्या अंतर है। ये 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिए। सीबीएसई का रिपीटेड क्वेश्चन है। जो रिपीट हो रखे मैं आपको बताते चलूंगा साथ के साथ, उन पे फोकस ज्यादा करना क्योंकि दोबारा से रिपीट होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो अश्वपति और नरपति में अंतर बताना है। तो अश्वपति जो होते हैं वो घोड़ों के स्वामी होते हैं, यानी जिनके पास बहुत सारे घोड़े हों, घोड़ों के मालिक। नरपति जो होते हैं वो कौन होते हैं, लोगों का स्वामी। जैसे कि आप उनके बारे में पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, तो ये लोगों के स्वामी होते हैं, यानी जनता के स्वामी। तो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विजयनगर की राजधानी का नाम क्या था और किसके नाम पे इसका नाम रखा गया था। तो इसकी राजधानी का नाम था हम्पी। हम्पी जो है यहाँ की जो मातृ देवी हुआ करती थी, पंपा देवी, उनके जो स्थानीय मातृ देवी थी, इनके नाम पे रखा गया था। ठीक है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। राक्षसी तांगड़ी युद्ध जो है ये किन के बीच हुआ था और ये कब हुआ था। तो देखिए 1565 में युद्ध हुआ था, जिसको राक्षसी तांगड़ी युद्ध कहा जाता है। और ये विजयनगर की सेना और उधर से दूसरी तरफ बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, इनकी संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है और मैं इसको केवल इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा।
बहुत ज्यादा चांस है पेपर में आने के, ठीक है। 8वां प्रश्न देखिए, कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता क्या थी। तो कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता की बात करें तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इन्होंने अपने जो साम्राज्य था, जो अपना क्षेत्र था, उसको विस्तार किया और सुदृढ़ीकरण यानी उसको मजबूत बनाया, यानी विस्तार भी किया, उसको बढ़ाया भी और उसको मजबूत भी बनाया, ठीक है। इसके बाद देखो, इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, ठीक है, जो दोआब वाला क्षेत्र था, वो भी इन्होंने जीत कर हासिल कर लिए थे। उड़ीसा के जो शासक थे उनका इन्होंने दमन किया, और बीजापुर के जो सुल्तान थे उनको भी इन्होंने पराजित किया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृष्णदेव राय जो है ये विजयनगर शासन आप पढ़ोगे तो इसमें इनका नाम जरूर आता है, और ये सबसे महान शासकों में इनका नाम आता है कृष्णदेव राय का, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, एक ही नंबर का क्वेश्चन है बट यहाँ पे 3-4 पॉइंट बता दिए, लेकिन इतने सारे पॉइंट बताने नहीं है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 4 नंबर में या उससे बड़े क्वेश्चन में, तब आपको ज़्यादा पॉइंट बताने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कृष्णदेव राय कौन से वंश से संबंधित हैं। तो ये तुलुव वंश से संबंधित, ठीक है, क्योंकि विजयनगर जो साम्राज्य था इसमें टोटल 4 वंशों ने शासन किया है, उसमें से तुलुव वंश एक था जिससे संबंधित थे कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध किसने और क्यों धारण किया, कोई एक कारण दीजिए। तो कृष्णदेव राय जो थे इन्होंने क्या करा, सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया, और यवन राज्य की स्थापना करने वाले विरुद्ध धारण करने का गौरव भी इन्हीं को महसूस हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 10 का ये आपका 1 मार्क्स का है। हो सकता है आपको सेम ऐसी ही वर्डिंग के साथ क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये एनसीईआरटी की वर्डिंग है, आप एनसीईआरटी में सर्च करोगे तो आपको सेम इसी तरीके से मिलेगा, तो हो सकता है पेपर में आ जाए। तो आपको सीधा सीधा कुछ भी याद ना रखते हुए बस नाम याद रखना है कि किसके बारे में बात है। तो कृष्णदेव राय थे वो, बस इतना भी आपको याद रहेगा, आप इतना भी लिख दोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, वो हो गए। अब बात करेंगे हम यहाँ पे एमसीक्यूज के बारे में, यानी जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है 11वां कि विजयनगर के शासकों ने शक्तिशाली सेना जो थी सेना जो थी वो रख रखी थी। ये क्यों रखी थी इन्होंने शक्तिशाली सेना? तो इसके लिए आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं। पहला है कि वे जनता पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर सकें, वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सके, दक्कन सल्तनतों के शासकों के आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा कर सकें, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी गा। ये जो तीसरा ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि विजयनगर और दक्कन सल्तनों के बीच, जो सल्तनत थी इसके बीच में लगातार संघर्ष बने रहते थे, ठीक है। तो उस संघर्ष के पीछे क्या कारण थे? ऑप्शन है राजनीतिक और आर्थिक कारण, राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक कारण, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण, राजनीतिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारण, ठीक है। तो इसका आपका ये ठीक होना चाहिए, डी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन, कि राजनीतिक कारण भी था और आर्थिक कारण भी था और सांस्कृतिक कारण भी था, ठीक है। तीनों ही कारण है इससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अमर नायक निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, वे किसान, शिल्पकर्मी और व्यापारियों से कर वसूलते थे, यस कर वसूलते थे। इसके बाद है कि वे शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति देते थे, ये भी ठीक है। अपने क्षेत्र में मंदिरों और सिंचाई के साधनों का रखरखाव के लिए खर्च करते थे, ये भी ठीक है। जो यहाँ पे ऑप्शन है सेकंड, यानी जिसको हम बी ऑप्शन बोलेंगे, ये इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि कौन सा कार्य नहीं करते थे, ये नहीं पूछा कि कौन सा कार्य करते थे। तो जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे, अगर मैं इसको ए, इसको बी और इसको सी और इसको डी नाम दूं, तो ए करते थे, सी भी करते थे और डी भी करते थे, लेकिन जो बी है ये नहीं करते थे, यानी कि ये साम्राज्य की व्यापार संबंधी जो नीति थी इसको बनाने में एक्टिव भूमिका नहीं निभाते थे। तो यहाँ पे आपका जो खा है बी ऑप्शन, यही आपको पहचानना था। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय द्वारा लिखित कृति कौन सी है। तो ये अमुक्तमल्यद, ये जो नाम है ये कृष्णदेव राय द्वारा लिखित कृति है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विजयनगर साम्राज्य पर कितने वंशों का शासन रहा है। तो देखिए टोटल यहाँ पे 4 वंश का शासन रहा है, ठीक है। मैं आपको एक बार नाम बता देता हूँ। पहले तो था संगम वंश, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे सुलु वंश आया, फिर इसमें तुलु वंश आया, और लास्ट में अराविदु वंश आया। ये सारे वंश थे। तो ये टोटल 4 वंश जो थे इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, शासन किया था, ठीक है। तो आपको ये चारों नाम याद रख सकते हो सकता है पेपर में पूछ लें तो आपको ये भी बता देने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि कृष्णदेव राय का शासनकाल था। ऑप्शन देखो ध्यान से एक बार, ठीक है। देख लिया आपने सारे ऑप्शन, अब देखो
तो ये जो है ये आपका 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक जो इनका शासन था, ये इन्होंने इस समय में शासन किया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विजयनगर के शासकों ने कृषि को प्रोत्साहित किया, प्रमोट किया। तो ऑप्शन दे रखा है बांध, हौज, नहरों का विकास करके, कृषि क्षेत्रों पर कर घटाकर यानी टैक्स को घटाकर, कृषि उपज के जो विक्रय होते हैं हेतु बाजार का मैनेजमेंट करके, या फिर सेना के लिए खाद्य सामग्री खरीद कर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, बांध बनाए थे इन्होंने ताकि पानी प्रोवाइड कराया जा सके, हौज बनाया था, नहरों का विकास कराया था, ये सारे के सारे पॉइंट कृषि से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 17 का ए जो है हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कृष्णदेव राय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इन्होंने रायचूर दोआब हासिल किया, इसने अपनी मां के नाम पर नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना करी, कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को जुड़वाया, और उसने बलि प्रथा पर रोक लगवाई। देखिए पहला बिल्कुल ठीक है कि जो दोआब क्षेत्र था वो जीत लिया था, हासिल कर लिया था। फिर अपनी माँ के नाम पे नगलपुरम नामक उपनगर भी बसाया था, ये भी ठीक है। और दक्षिण भारतीय मंदिरों में गोपुरम जो है उसको जुड़वाया था, ये भी ठीक है। लेकिन जो बलि प्रथा ये आपको नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, क्योंकि ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है इसका डी होना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक बार इसको क्या करना है, मिलाना है, मिलान करना है। तो देखिए अगर आपने सही से एनसीईआरटी को पढ़ा है तो आपको पता लगा होगा कि अब्दुल रजाक जो था उसने विजयनगर में किलेबंदी को देखा था और किलेबंदी के बारे में विवरण दिया था। तो आप पहले को बी से मिला दो। ठीक है, अब एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं, पहले का बी से कौन सा मिला रहा है, पहले का सी मिला रहा है, यानी ये गलत है। तीनों ऑप्शन पहले को बी से मिला रहे हैं, तो यानी कि हमें थोड़ा और आगे पढ़ना पड़ेगा और क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो देखिए जो बरबोसा थे, इसने क्या करा था, ये जो आवास थे लोगों के उसके बारे में जानकारी दी है। तो यानी फोर्थ का ए। अब एक बार दोबारा से ऑप्शन को देख लो, फोर्थ का ए कौन सा मिला रहा है, फोर्थ का ए इसमें मिला रहा है, बट फर्स्ट का सी नहीं मिला रहा, तो ये पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ का डी मिला रहा है, ये सी ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। यानी अब अपना इन दोनों में से कोई एक होगा। अब थोड़ा और आगे क्रॉस चेक करते हैं इसको। डोमिंगो पेज जो थे इन्होंने कृष्णदेव राय का वर्णन किया है, यानी कि सेकंड का सी। तो चलिए देखते हैं सेकंड का सी कौन सा मैच कर रहा है इन दोनों में से। इसमें से सेकंड का सी ये मैच कर रहा है, लेकिन ये नहीं मैच कर रहा, तो ये भी कट हो जाएगा। यानी इसका अपना बी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन जो है ये ठीक होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से मैच कर सकते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन वाले में से, इसमें से कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से एक बार देखिए, समझते हैं। कहना है कि 1542 तक विजयनगर का शासन अराविदु वंश के हाथों में चला गया था, क्या ये ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्टेटमेंट ठीक है। अब कारण को देखते हैं। 1565 का जो राक्षसी तांगड़ी का जो युद्ध था, इसमें करारी शिकस्त के बाद विजयनगर साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य नहीं रहा। तो ये भी कहीं ना कहीं ये कथन हमारा कारण जो है ये भी सही है। तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो ये भी हमारी ठीक है स्टेटमेंट और ये भी हमारी ठीक है स्टेटमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन को पढ़ेंगे। तो ये दोनों तो इसमें कट जाएंगे, यानी ए और बी ऑप्शन जो है हमारा, ये तो हम इसे कंसीडर करेंगे ही नहीं। अब इन दोनों में से कोई एक हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन का स्पष्टीकरण है, यानी जो कारण है ये कथन का स्पष्टीकरण है। तो ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं कर रहा है इसको। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं कर रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा, यानी सी ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा, नहीं होगा। तो अब एक ही ऑप्शन बचा है, तो इसको हम बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे इसको हम टिक कर देंगे, ये हमारा सही होना। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक बार 3 नंबर के क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए ये सारे के सारे जो 10 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार देखेंगे कि इनको डिस्कस करते हैं हम आगे चल के 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कॉलिन मैकेंजी कौन था तथा उसने इतिहास से संबंधित परंपराओं और स्थलों का अध्ययन क्यों आरंभ किया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो कॉलिन मैकेंजी जो था एक अभियंता, अभियंता का मतलब इंजीनियर, सर्वेक्षक था जो सर्वे करते हैं, और एक मानचित्रकार था। ठीक है, जो मानचित्र बनाते हैं। इसका जन्म जो है वो 1754 में हुआ था। और कॉलिन मैकेंजी जो है ये 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल इनको बनाया गया। तो ये इनके बारे में हमने बता दिया है। आगे पूछा जा रहा है कि
उसने इतिहास से संबंधित परंपराओं और स्थलों का अध्ययन क्यों आरंभ किया? तो देखिए ये भी समझते हैं। तो भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए, ठीक है, इसलिए इन्होंने करा था ताकि ये भारत के अतीत को अच्छे तरीके से समझ पाएं और जो अंग्रेज जो यहाँ पे शासन करने के लिए आए हैं, ठीक है, जो उपनिवेश जिन्होंने बनाया है उनके प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाएं। अब देखिए अंग्रेजों ने भारत में शासन किया, अब वो भारत को अच्छे तरीके से समझेंगे, भारत के बारे में जानेंगे, तभी तो अच्छे से शासन चला पाएंगे। इसी को आसान बनाने के लिए यानी प्रशासन को आसान बनाने के लिए इसने ये काम करा, ठीक है। आगे देखो, कॉलिन मैकेंजी ने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन किया, यानी जो स्थानीय परंपरा थी, जो भी मतलब ट्रेडिशन थे उसकी, उसका संकलन किया और ऐतिहासिक जो स्थल है उसका सर्वेक्षण करना आरंभ किया और मानचित्र वगैरह बनाए थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकंड क्वेश्चन, ये 3 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने विजयनगर में अपने व्यापारिक और सामरिक केंद्र स्थापित करने के प्रयास क्यों किए? तो आंसर पढ़ते हैं। 1498 में पुर्तगाली उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए, ठीक है। 1498 में पुर्तगाली जो थे वो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पे आए थे। इन्होंने यहाँ पे व्यापारिक और सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास इसलिए किया था क्योंकि इनके पास अच्छे सामरिक तकनीक थी, यानी इनके पास अच्छी बंदूकें वगैरह थी, ठीक है, जो हथियार वगैरह थे अच्छे थे। अब देखो इनका उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन केवल व्यापार करना इनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि व्यापार करने के साथ साथ ये यहाँ पे अपना प्रभाव भी जमाना चाहते थे। याद रखें कि व्यापार करने के साथ साथ ये चाहते थे कि भारत में पश्चिमी जहाँ पे ये क्षेत्र में आए थे, ठीक है, वहां पे ये क्या करें, अपना प्रभाव भी जमा लें। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, आता है ये पेपर में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए एक बार, थर्ड क्वेश्चन, कि मंदिर के सभागारों का प्रयोग किस प्रकार के काम के लिए किया जाता था? जो सभागार होते हैं, ठीक है? तो देखिए सभागारों में देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी कुछ सभागारों में, ठीक है। सभागारों में संगीत की होता था, नृत्य होता था, नाटक का कार्यक्रम होता था। सभागारों का प्रयोग जो था वो देवी देवताओं के विवाह के उत्सव का आनंद मनाने के लिए भी किया जाता था, और सभागार जो होते थे उसका प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए भी होता था कुछ मंदिरों में। तो ये सभागारों के प्रयोग हो जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, विजयनगर साम्राज्य में जल की आपूर्ति किस प्रकार की जाती थी? पानी कैसे मिलता था इनको? और ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कमलपुरम जलाशय हो गया या फिर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो विजयनगर साम्राज्य में जल की आपूर्ति किस प्रकार की जाती थी? इसका विकास सिंचाई उद्देश्यों के लिए किस प्रकार किया गया, ये आपको बताना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में जल की आवश्यकता जो थी वो यहाँ की जो तुंगभद्रा नदी है, ये एक प्राकृतिक कुंड बनाती थी। उस प्राकृतिक कुंड से यहाँ की जो जल की आवश्यकता थी वो पूरी होती थी। फिर इसके बाद क्या था कि जल के लिए हौजों का निर्माण करवाया गया था, हौज बना रखे थे। फिर कमलपुरम जलाशय की बात करें तो कमलपुरम जलाशय जो है वो विजयनगर की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान कमलपुरम जलाशय का आता है, इसीलिए कमलपुरम जलाशय पे क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है। फिर एक पॉइंट अच्छा है कि हिरिया नहर का उपयोग भी जल आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये लोग करते थे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आंसर आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। के बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण को स्पष्ट कीजिए। कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य जो होता है इसके विस्तार और सुदृढ़ीकरण हुआ, यानी कि इनके समय में जो इनका साम्राज्य था वो बढ़ा भी और वो मजबूत भी। के शासनकाल में तुंगभद्रा और जो कृष्णा नदी के जो बीच का क्षेत्र है जिसको दोआब कहा जाता है वो इन्होंने हासिल कर लिया था। फिर उड़ीसा के जो शासक थे उनका इन्होंने दमन किया, उनको खत्म करा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि शासन कृष्णदेव के शासनकाल में बीजापुर के सुल्तान जो थे उनको पराजित किया गया, और इन्हीं के शासनकाल में बेहतरीन मंदिरों का भी निर्माण हुआ। तो ये पॉइंट इनसे रिलेटेड है, ये पेपर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, तो बिल्कुल याद करके जाना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विजयनगर शहर तथा साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण किस प्रकार हुआ था? स्पष्ट कीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण में जो मैकेंजी है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मैकेंजी जो थे इन्होंने 1800 ईस्वी में हम्पी के जो भग्नावशेष थे, जो भी मतलब उसके अवशेष मिले, उसको ये प्रकाश में लेकर आए। इन्होंने हम्पी का पहला मानचित्र बनाया था,
विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के जो पुरोहित हैं, इनकी स्मृतियों के आधार पर इन्होंने विजयनगर के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। छाया चित्रकार जो थे और शोधकर्ता, इन्होंने विजयनगर के इतिहास का दोबारा से निर्माण किया, और जो भी स्मृति या फिर जो भी वहाँ का जो एरिया था उसके आधार पे इन्होंने इतिहास का निर्माण किया। फिर क्या है कि जो विदेशी यात्री थे, उनका जो वृत्तांत है, जो उन्होंने इस समय में जो भी देखा होगा और जो लिखा होगा, उसका भी सहारा लिया गया। स्थानीय साहित्य है जो कि कन्नड़ भाषा, तमिल भाषा और संस्कृत में मिला है, ये भी विजयनगर शहर और साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ है, क्योंकि कन्नड़ साहित्य में भी और तमिल साहित्य में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल जाती है संस्कृत साहित्य में विजयनगर के बारे में, तो इससे भी इन्होंने क्या करा, इतिहास का पुनर्निर्माण किया। फिर यहाँ के जो मंदिर हैं, स्थापत्य कला है, किलेबंदी है, मूर्ति कला है, इन सब की सहायता से भी इन्होंने इतिहास का पुनर्निर्माण, तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो विजयनगर शहर है या जो साम्राज्य है, इसके इतिहास का पुनर्निर्माण जो है, उसमें कई सारे सोर्स का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो सोर्स में आप बता सकते हो कि यात्रियों के वृत्तांत हो जाएंगे, मानचित्रकारों के मानचित्र हो जाएंगे, जो लिटरेचर मिला है वो हो जाएगा। ठीक है, मंदिर, स्थापत्य कला, किलेबंदी, मूर्ति, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि हम्पी के भग्नावशेष किस प्रकार और कब प्रकाश में लाए गए। ठीक है, स्पष्ट कीजिए। तो ये 1800 ईस्वी में एक अभियंता जो थे, जो कि कॉलिन मैकेंजी थे, इनके द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, उसके अधिकारी थे। इनको भारत का पहला सर्वेक्षण मानचित्र भी इन्होंने तैयार किया इनके द्वारा। ठीक है, और इनके द्वारा हासिल शुरुआती जो जानकारी है, उसमें विरूपाक्ष मंदिर, पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहित जो थे, उनकी जो भी स्मृति यानी उनको जो भी याद था, वो सब पूछा गया और उससे इतिहास को लिखा गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, विजयनगर की अमर नायक प्रणाली के बारे में बताइए। तो अमर नायक प्रणाली जो है वो विजयनगर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण राजनीतिक खोज है। ऐसा लगता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की जो इक्ता प्रणाली थी उससे लिए गए हैं, क्योंकि इक्ता प्रणाली में भी कई सारी चीजें ऐसी है जो कि इसमें देखने को मिलती। ठीक है, अमर नायक जो होते थे वो सैनिक कमांडर थे। इनको राय यानी जो विजयनगर के शासक होते थे, जो अपने आप को राय कहलवाना पसंद करते थे, इनके द्वारा इनको प्रशासन के लिए कुछ क्षेत्र दे दिया जाता था। जैसे मान लो ये क्षेत्र दे दिया और इनको वहां का इन्होंने किसी को अमर नायक बना दिया, तो वो उस क्षेत्र का प्रशासन इनके द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, अमर नायक जो थे ये किसानों से, शिल्पकर्मियों से, व्यापारियों से टैक्स इकट्ठा करते थे, टैक्स वसूल करते थे। ठीक है, और जो टैक्स मिलता था उसका कुछ हिस्सा अपने पर्सनल खर्चों के लिए और अपने घोड़े और हाथियों के लिए, या जो इनका दल होता है उनके लिए रख लिया करते। अमरनायक जो थे राजा को साल में एक बार भेंट यानी गिफ्ट दिया करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करते थे। ठीक है, और एक चीज और कि जो नायक जो सॉरी राय होते थे, वो इनका ट्रांसफर भी कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह, किसी को किसी दूसरे एरिया में भेज सकते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपके विचार में महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व। अब देखो, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा आपके पेपर में आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, हो सकता है ये आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाए, तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रट लो, याद कर लो, चाहे जैसे भी करो, पर ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, पेपर में आता है। तो चलिए समझते हैं। महानवमी डिब्बा से संबंधित अनुष्ठानों का बहुत महत्व था। आपने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देखो, मैंने बहुत ज़्यादा डीप पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सारे चैप्टर आपके हिस्ट्री के पढ़ाए हैं और काफ़ी डीप पढ़ाए हुए हैं, बिल्कुल विस्तार से। तो महानवमी डिब्बा से संबंधित अनुष्ठानों का बहुत महत्व होता था, क्योंकि ये जो संरचना थी, इससे जुड़े जो अनुष्ठान थे, ये सितंबर अक्टूबर की जो सर्दी वाले जो महीना होता है इसमें मनाया जाता था। ठीक है, इसमें क्या होता है, 10 दिन के हिंदू त्यौहार जिसे दशहरा या नवरात्रि कहते हैं आज के समय में हम, ये मनाया जाता था यहाँ पे। तो इस अवसर पे विजयनगर के जो शासक थे वो अपने रुतबे और अपने ताकत का प्रदर्शन करते थे। तो इस समय क्या होता था, इस अवसर पे धार्मिक अनुष्ठान होते थे, मूर्ति पूजा होती थी, राज्य के जो अश्व होता था उसकी पूजा होती थी, भैंस और अन्य जानवरों की यहाँ पे बलि दी जाती थी, यहाँ पे नृत्य होता था, कुश्ती प्रतिस्पर्धा होती थी। ठीक है, सजे घोड़ों को सजा दजा कर लाया जाता था, हाथी और रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा निकाली जाती थी, एक तरह से एक रैली निकाली जाती थी। ठीक है, आप ये कह सकते हो। और तो यहाँ पे ये इसका विशेषता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, गोपुरम की विशेषता बतानी है। तो गोपुरम मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि कुछ इस प्रकार की संरचना होती थी जो बहुत दूर से ही मंदिर होने का आभास करा देती थी। यानी गोपुरम जो है वो केंद्रीय देवालय, जो छोटे देवालय होते थे जो सेंट्रल, उसकी मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे। यानी कि जो केंद्रीय देवालय की जो मीनार होती थी
वो इसके सामने बहुत छोटी होती थी, यानी उसको बौना प्रतीत कर जाते थे, क्योंकि गोपुरम जो होती थी बहुत ज़्यादा ऊंचे होते थे। ठीक है, ये लंबी दूरी से मंदिर के होने का संकेत देते थे। अगर आप 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी से भी देखोगे डिस्टेंस से, तो भी आपको गोपुरम इजीली दिख जाएगा। इससे पता लग जाएगा कि भाई उस जगह पे वहाँ पे कोई मंदिर होगा। दक्षिण भारत में अधिकतर मंदिरों में गोपुरम देखे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट आप बता सकते हो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 पॉइंट आपके लिए इनफ है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे 8 नंबर के क्वेश्चन की। तो 8 नंबर के जो आपके प्रश्न है, इसमें आपको टोटल 7 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, आप ये एक बार सातों क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विजयनगर प्रशासन में अमरनायक प्रणाली की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी, इसके बारे में आपका मूल्यांकन करना। देखिए, ये 3 नंबर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन 8 नंबर में भी है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज। ऐसा लगता है कि ये जो प्रणाली थी, इसको दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के तत्व इसमें मिले हुए हैं। अमरनायक जो थे वो सैनिक कमांडर थे। राय द्वारा इनको प्रशासन का क्षेत्र दिया जाता था। ये किसानों से, शिल्पकर्मियों से, व्यापारियों से टैक्स इकट्ठा करते थे, और जो टैक्स में से कुछ पैसा अपने लिए भी, अपने खर्चे के लिए भी रख लेते थे। घोड़े और हाथियों के जो निर्धारित दल है, उनका रख रखाव करने के लिए टैक्स का पैसा यूज करते थे। ठीक है, और ये दल जो है वो विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति भी दिया करते थे, जिनकी मदद से इन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप पर अपना नियंत्रण कर रखा था। राजस्व का जो टैक्स का जो कुछ हिस्सा होता था, वो मंदिर और सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए भी पैसा खर्च करते थे। अमरनायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट देते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करते थे। और अमरनायक राजा के दरबार, यहाँ पे राजा आएगा। ठीक है, राजा के दरबार में उपहारों के साथ साथ खुद को उपस्थित किया करते थे, और राजा कभी कभी इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित करता था और अपना नियंत्रण दर्शाता था कि भाई ये मेरे कब कंट्रोल में है। कई बार ये विरोध भी कर देते थे, एक चीज ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये कहते हैं कि विजयनगर के महलों, मंदिरों और बाजारों का पुनः अंकन किस प्रकार संभव हो पाया। स्पष्ट कीजिए, यानी विजयनगर के जो महल थे, जो मंदिर थे, या जो बाजार थे, तो दोबारा से अंकन कैसे हो पाया। तो काफी लंबा आंसर है इसका, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए, जो जो कॉलिन मैकेंजी थे, इनके द्वारा जो किए गए जो सर्वेक्षण थे शुरू शुरू में, उसके बाद यात्रा वृतांत भी आए। ठीक है, पढ़े गए, और अभिलेखों से जो जानकारी मिली, उन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ा गया। यानी कॉलिन मैकेंजी के सर्वेक्षण को, यात्रियों के वृतांत को, और जो अभिलेख है उनसे मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है डिपार्टमेंट, और कर्नाटक पुरातत्व संग्रहालय द्वारा किया गया। ये दो डिपार्टमेंट ने इसका संरक्षण किया। फिर 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में घोषित कर दिया, मान्यता मिल गई। इसके बाद 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा ज्ञान सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों को सूक्ष्मता से प्रलेखन और महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की गई। देखो क्या होता है, समझिए, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू में क्या हुआ, मैकेंजी ने जो सर्वेक्षण करा उससे जानकारी ली, यात्रियों ने जो वृतांत दिए उससे जानकारी ली, और अभिलेखों से जो जानकारी मिली उन सबको जोड़ दिया। ये आपको समझ में आया। इसके बाद देखो, 20वीं शताब्दी में इसका संरक्षण की जिम्मेदारी किसको मिल गई, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, ये डिपार्टमेंट है सरकार का। फिर इसके बाद है कर्नाटक पुरातात्विक संग्रहालय विभाग, इनके द्वारा इसकी रख रखाव करा गया। ठीक है, फिर 1976 में इसको राष्ट्रीय महत्व, पूरी देश के लिए राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया गया। इसको मतलब और ज़्यादा वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद 1980 के दशक में अलग अलग प्रकार के अभिलेखन किए गए, चीज़ें लिखी गई, कई सारे सर्वेक्षण किए गए। ठीक है, अलग अलग तरह के सर्वेक्षण हुए। उसके बाद जो भौतिक अवशेष, जो मतलब जो भी टूट फूट, जो भी मतलब सबूत मिले, उसको बहुत सूक्ष्मता से, बहुत गहराई से उनका अध्ययन किया गया। ठीक है, पूरी एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, और लगभग 20 साल का समय लगा। पूरे विश्व के बहुत सारे मतलब विद्वान, दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा किया, और जो जो इनको सबूत मिलते गए, चाहे वो लिखित में सबूत हो, चाहे वो टूट फूट कोई सामान मिला हो, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, सारे के सारे जो सबूत थे उसको इकट्ठा किया गया और उसको संरक्षित करने का काम किया गया। फिर क्या हुआ, मानचित्र का निर्माण किया गया, और इसका पहला चरण ये था कि पूरे क्षेत्र को 25 वर्गाकार हिस्सों में बांटा गया, और हर वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर, यानी जैसे एक को
का, गा इस तरीके से नाम दे दिया गया, ठीक है। फिर इन छोटे वर्गों को दोबारा से और छोटे वर्गों में बांटा गया, और लेकिन इतना काफी नहीं था, आगे फिर छोटे वर्गों को और छोटे मतलब छोटे 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 हिस्सों में बांटा गया। इसका मतलब यह है कि एक एक चीज का बहुत गहन तरीके से अध्ययन किया गया। यानी एक क्षेत्र है, इसको हमने का नाम दे दिया, फिर इन्होंने इसको और टुकड़े कर दिए, उसको कुछ और नाम दे दिया, उसके और टुकड़े कर दिए, उसको कुछ और नाम कर दिया। यानी कि बहुत गहनता से, बहुत गहराई से उन्होंने सर्वे करा, बहुत मेहनत लगी उसमें, ठीक है, बहुत ज्यादा परिश्रम किया। जितनी भी संरचना मिली, चाहे वो कोई देव स्थल हो, कोई आवास हो, कोई मंदिर हो, एक एक चीज का बहुत अच्छे से अध्ययन किया गया, और उसके बाद में प्रलेखन पूरा, उसको जो भी मतलब जानकारी मिली उसको लिखा गया, ठीक है। और इस सब के कारण सड़कों, रास्तों और बाजारों के जो अवशेष थे उसको दोबारा से प्राप्त किया जा सका, और दोबारा से जो भी जानकारी मिली उसको लिखा गया। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जानकारी मिली, तब जाके कहीं ना कहीं हमें विजयनगर के जो महल थे, जो मंदिर थे, जो बाजार थे, उसको दोबारा से मतलब हमारे सामने लाया गया। तो ये पूरी इतनी ज्यादा मेहनत लगी, बाहर के लोग आए, दर्जनों लोगों ने अध्ययन करा, एक एक सबूत को इकट्ठा करा। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, विस्तार से समझाया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहे हैं कि विजयनगर में किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को क्यों रखा गया था। यानी कहने का मतलब यह है कि जो कृषि क्षेत्र होता है उसको किलेबंद क्यों कर दिया। खेतों को थोड़ी किलेबंद करने की जरूरत होती है, तो आखिर ऐसा क्यों किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके क्या फायदे हुए और इसके इसके क्या नुकसान थे। तो विजयनगर में किलेबंदी के क्षेत्र में कृषि को रखा गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि अक्सर क्या होता था कि मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य था प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए मजबूर, ठीक है। यानी अपने लिए फूड का स्टोरेज कर लिया जाए, और अगर हमसे कोई लड़ने आता है तो उसके हाथ में मतलब वो चीज़ें ना लगे, वो खाद्यान्न जो है उसके हाथ में ना लगे। अगर जब उसे खाद्यान्न ही नहीं मिलेगा, वो कमज़ोर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो समर्पण कर देगा। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, ये सोचकर उसको किलेबंद में रखा, यानी उसको सेफ रखा। ये घेराबंदी कई महीनों और कई वर्षों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही बड़े बड़े स्टोरेज, यानी स्टोरेज का मतलब होता है जहाँ पे अनाज वगैरह को स्टोर करके रखा जाए। इन्होंने बड़े बड़े अन्नागार यानी स्टोरेज का निर्माण करवाते थे, ठीक है, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर हम पहले से अनाज को स्टोर करके रखेंगे तो हमारे जो लोग हैं, हमारी जो सेना है, उसको खाने को मिलता रहेगा। लेकिन जो हमसे लड़ने आया है, अगर उसको वो चीज़ हम नहीं प्रोवाइड, उसको नहीं मिल पाती वो चीज़ें, तो वो कमज़ोर हो जाएगा, मुझसे आराम से जीत पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं आगे कि कृषि क्षेत्र को किलेबंद करने के फायदे क्या थे। देखिए, इससे अनाज को सुरक्षित रखा जा सकता था, यानी अपने लिए अनाज को सुरक्षित रखेंगे, ये बहुत बड़ा फायदा है। इसके बाद क्या है कि आक्रमण के समय काफी दिनों तक अनाज का स्टोरेज इनके पास रहेगा। मान लो कोई बाहरी आक्रमण हो जाता है, तो इनके पास तो पहले से स्टोरेज की व्यवस्था है, तो काफी दिनों का अनाज इनके पास पहले से रहेगा, तो इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये तो इसके बेनिफिट हो जाएंगे। अब इसके क्या नुकसान होंगे, तो देखिए इससे क्या है, ये काफी खर्चीली है ये प्रोसेस जो है। अब मान लो इतने सारे खेत होते हैं, आप उसको किले बंद करोगे, बड़े बड़े स्टोरेज बनाओगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा श्रम लगेगा। तो इसलिए हम इसे बोलेंगे ये बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया है। फिर क्या है कि कृषि क्षेत्र को किले बंद करने में अधिक समय लगता है, अधिक धन लगता है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, ये हम बता सकते हैं। इसके कुछ नुकसान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दक्कन सल्तनत और विजयनगर के मध्य संघर्ष के क्या कारण थे। तो देखिए समझते हैं कि दक्कन सल्तनत और विजयनगर के बीच में संघर्ष के कारण क्या थे। तो देखिए साम्राज्य विस्तार एक इनका मुख्य कारण था। इनके बीच में संघर्ष का मेन कारण इसलिए था क्योंकि दोनों ही चाहते थे कि उनका साम्राज्य जो है वो बड़ा हो जाए, विस्तारित हो जाए और मजबूत हो जाए। तो इसीलिए इनके बीच में संघर्ष रहता था, कंपटीशन रहता था, ठीक है। आगे देखिए, दक्कन सल्तनत और विजयनगर के मध्य में अपने सामरिक मुद्दों के कारण भी विवाद जो था वो बढ़ जाता था। दोनों जो थे वो अपने हथियार और ताकत को बढ़ाना चाहते थे। विजयनगर वाले चाहते थे कि हम ज़्यादा ताकतवर हो, हमारे पास ज़्यादा हथियार हो, हमारे पास ज़्यादा सेना हो। सेम ऐसा ही दक्कन जो थे सल्तनत वो भी चाहते थे, इसलिए भी इनके बीच में विवाद था। फिर एक है धार्मिक कारण, ठीक है। बहमनी जो थे ये मुस्लिम शासक थे, इस्लामिक थे, और ये इस्लाम का प्रसार चाहते थे, जबकि विजयनगर वाले जो थे वो हिंदू शासक थे, ठीक है। इसीलिए ये धार्मिक कारण भी था इनके बीच में, जो कि एक विवाद का कारण बन जाता था। फिर क्या है कि दक्कन के शासक जो हैं विजयनगर को जीतना चाहते थे,
क्योंकि वो चाहते थे विस्तारवाद करना। तो ऐसे में अगर वो विजयनगर को जीत लेते तो उनकी जो महत्वाकांक्षा है, उनकी जो भी जो वो सोच के बैठे हैं वो सब कुछ पूरा हो जाएगा, क्योंकि विजयनगर एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो ये भी एक कारण बन जाता था। फिर क्या है कि विजयनगर जो है इसके उपजाऊ क्षेत्र को जीत कर, जो दक्कन के सल्तनत थे वो चाहते थे कि इसके उपजाऊ क्षेत्र को जीत लें ताकि उनको बेनिफिट मिले। फिर गोलकुंडा को जीतना भी एक संघर्ष का मुद्दा था। दक्कन सल्तनत के जो शासक थे वो गोलकुंडा को भी जीतना चाहते थे। ठीक है, तो ये इसके कुछ कारण हो जाएंगे, आप पेपर में लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की मुख्य विशेषता जो है उसका वर्णन करो। देखो, विजयनगर साम्राज्य में कई मंदिर थे, जैसे विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर जो थे, ये दोनों ही मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस थे। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास है। जितने भी शासक आए सबने मंदिर बनवाए। ठीक है, चाहे वो पल्लव हो, चाहे चालुक्य हो, चाहे होयसाल हो, चाहे चोल वंश हो, इन सब ने खूब सारे मंदिर बनवाए। ठीक है, शासक जो थे अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर का निर्माण करते थे, उसको प्रोत्साहन देते थे। और यहाँ तक कि आप देखोगे कई जगह पे शासकों की बड़ी बड़ी मूर्तियां भी लगवाई हुई है। ठीक है, अपने आप को देवतुल्य भी मानते थे कुछ शासक। इसके बाद देखिए, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा कर दिया गया था। मुख्य मंदिर के सामने जो मंडप जो था बना था, वो कृष्णदेव राय ने अपने जब राज्यारोहण करवाया था उस समय बनवाया था। इन मंदिरों में सभागार भी था और यहाँ पे मंडप भी होते थे। यहाँ देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, देवी देवताओं के विवाह और उनको विवाह कराया जाता था, उनको झूला झुलाया जाता था और उत्सव मनाए जाते थे। विजयनगर के जो लोग थे वो विरूपाक्ष देव, विट्ठल देव और पंपा देवी इनकी पूजा करते थे। ठीक है, मंदिर में बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की जाती थी। मंदिर में बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुरम, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, इस तरीके से होते थे, वो बनाए जाते थे। मंदिरों में देवी स्थल, मंडप, मूर्ति स्नान, अनुष्ठान स्थान, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। सभी चीजों का निर्माण होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में चौंकाने वाला तथ्य इसकी जल संपदा और इसकी किलेबंदी है, इसकी व्याख्या करनी है। ये दोनों ही मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर से समझते हैं। जल संपदा, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में चौंकाने वाला जो तथ्य है वो है तुंगभद्रा नदी जो है, इसके द्वारा एक प्राकृतिक कुंड जो है उसका निर्माण होता है। प्राकृतिक, नेचुरल। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है और आसपास का दृश्य जो है वो ग्रेनाइट की पहाड़ियों से भरा पड़ा है। इन पहाड़ियों से कई सारी जलधारा निकलती है जो कि नदी में मिल जाती है, और लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर उसको हौज, वहां पे बांध बनाए गए और हौज बनाए गए ताकि पानी वहां से क्या करा जाता है, आगे पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में जो जल की आवश्यकता होती है उसको तुंगभद्रा नदी द्वारा बनाए गए प्राकृतिक कुंड जो है उससे पूरी हो जाती है। उसके अलावा अन्य हौज बना रखे हैं। फिर कमलपुरम जलाशय जो है उससे विजयनगर की जल की आवश्यकता पूरी होती है। हिरिया नहर का भी ये उपयोग करते हैं। तो ये सारी की सारी मतलब जो साधन है, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, वहाँ की जल की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब बात करते हैं किलेबंदी की। तो 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट में एक दूत भेजा गया था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। वो भारत आया, उसने देखा, वो यहाँ की किलेबंदी को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। उसने देखा जो, उसके बारे में विस्तार से लिखा है। ठीक है, किलेबंदी के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि अब्दुल रज्जाक जो है वो कैसे वर्णन करता है। तो इसने कहा है कि न केवल शहर बल्कि कृषि में प्रयुक्त जो आसपास के क्षेत्र हैं और जंगल जो है उसको भी घेरा गया था, यानी जंगलों को भी किलेबंदी, खेतों की भी किलेबंदी, शहरों की भी किलेबंदी, ऐसा ये कह रहा है। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर जो बनी पहाड़ी थी उसको आपस में जोड़ती है, यानी चारों ओर पहाड़ी बनी हुई थी। ठीक है, यहाँ से एक दीवार, एक दीवार, एक दीवार, एक दीवार, इस तरीके से इसको कनेक्ट कर। किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें खेतों को भी घेरा गया था। ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी जो दीवार थी उसके बीच में जुते हुए खेत, बगीचे, आवास, ये सारे के सारे मिलते। शासक जो है वो किलेबंद क्षेत्रों के भीतर बड़े बड़े स्टोरेज यानी अन्नागार जो था उसका निर्माण करवाते थे ताकि अनाज को उसमें स्टोर करा जा सके। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र और आंतरिक भाग के चारों ओर बनाई हुई थी। तीसरे किलेबंदी जी तो वो शासकीय जो केंद्र होता है जहां शासन होता है उससे घेरा गया था ताकि उसमें उसको सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, कोई उसमें बाहर से कोई आक्रमण ना हो। तो ये चीजें थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। 15वीं सदी के दौरान फारसी राजदूत अब्दुल रजाक विजयनगर की किलेबंदी के कारणों से प्रभावित हुआ। अब देखो, सेम वही वाली चीजें जो मैंने अभी आपको बताई ना कि अब्दुल रजाक ने क्या क्या बताया, सेम वही चीजें यहाँ पे आएगी, यानी कि सेम ही क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है,
दोनों में एक ही चीज़ लिखनी है, बस इसमें जल संपदा एक्स्ट्रा था, बाकी तो किलेबंदी वही थी। तो इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, आपके सामने नहीं डिस्कस करूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए इसमें आप अगर मान लो 8 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आप इसको एक एक दो दो लाइन और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए। यानी जो मेन कंटेंट होता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और इसके ये प्री बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, हर एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन वीडियोस को जरूर देखना। इससे पहले के भी जो 6 चैप्टर हैं उनके भी मैंने सपोर्टिंग मटेरियल के सॉल्यूशन कराए हुए हैं। अगर आपको ढूंढने में नहीं मिल रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक बना के दे दूंगा ताकि आपको मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।